जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। आज आपका भाई, आपका दोस्त आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए 75 प्रश्नों की इस शानदार श्रृंखला के साथ। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको अपना पानी आनी लेके बैठ जाना है। मात्र आपके 30 से 35 मिनट लेंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और एक बेहतरीन कंटेंट आपके पास जो है हम प्रस्तुत करेंगे। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारा जो है सपोर्ट करेंगे, हमें सहयोग करेंगे। ठीक, तो आपको मेरे सपोर्ट के तौर पर, ठीक है, और अपने फ़ायदे के लिए वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करते हुए चलना है ना। तो और हाँ, जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारा वीडियो आता है तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, और देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी से है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है आपका? ठीक है ना। तो दोहा जो है हमारा कैसा है? एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोहा में हमारी 13 और 11 पर इसकी यति होती है। ठीक है ना। तो इसका जो जस्ट अपोजिट यानी इसका विपरीत जो होता है वो सोठा होता है। ठीक है, सोठा की 11-13 पर इसकी क्या होती है? 11-13 पर इसकी 11 और 13 इसमें मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। इस छंद के जो है विषम चरणों में आपकी 11 और 13 मात्राएं होती हैं। तो दोहा का जो जस्ट अपोजिट होता है वो होता है सोठा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा देखते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, यहाँ उपमा अलंकार है। इसमें कह रहे पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो उपमा अलंकार के आपके 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? एक तो होता है आपका उपमेय। ठीक है ना। एक क्या होता है? उपमेय। मतलब उपमेय वो होता है जिसकी हम लोग क्या करते हैं? संज्ञा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मन जो है आपका पीपर पात यानी पीपर के पत्ते को आप मन की जो है क्या दे रहे हैं? संज्ञा दे रहे हैं। तो मन हो जाएगा आपका उपमेय। ठीक है ना। जिसको संज्ञा दी जाती है, संज्ञा किसको दी जाती है? संज्ञा यहाँ पर किसको दी जा रही है? पीपर पात को। ठीक, तो पीपर पात जो होगा वो आपका हो जाएगा उपमान। पीपर पात क्या होगा? उपमान होगा। ठीक है ना। तो ये एक तो हो गया आपका कि जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है ना, वो आपका होगा उपमेय। और जिसको उपमा दी जाए, ठीक है, मतलब जिसको दी जाए वो उपमेय हो गया और जिससे दी जाए वो उपमान हो गया। तो यहाँ पर आपका पीपर पात जो है वो उपमान हो जाएगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास जो कविता है मेरे साथियों वह किसकी? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। एक और यहाँ पर रचना है, गुनाहों का दीप्ता की रचनाकार हैं। चलिए भाई पढ़ते हैं, गुनाहों का दीप्ता। कह रहे हैं कि इसके रचनाकार कौन है? तो ये काफ़ी फेमस जो है रचना है किनकी? धर्मवीर भारती की। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुनाहों का दीप्ता जो है वो धर्मवीर भारती की एक रचना है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है जो काफ़ी पूछी जाती है, तो आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा, ये भी धर्मवीर की एक काफ़ी फेमस रचना है। तो ये भी आप इसको नोट कर लीजिए। 5वां देखते हैं, संगीत द्वारा व्यक्ति का ... प्रभावित होता है। संगीत के द्वारा क्या प्रभावित होता है? ठीक है ना। तो संगीत
को जब हम सुनते हैं तो हमारा जो मन होता है वो कैसा होता है, रोमांचित हो जाता है, ठीक है ना, और हम आनंदित होते हैं, ठीक है ना। और जब हम किसी चीज़ को सुनकर रोमांचित होते हैं, आनंद होते हैं, तो उसका परिवर्तन जो है हमारे किस में देखने को मिलता है, वो हमारे आचरण में देखने को मिलता है। तो संगीत से क्या होगा, हमारा आचरण प्रभावित होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वन वन युग्म का नाम बताइए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने वन वन लिखा है, कह रहे कि ये कैसा युग्म है। तो ये जो युग्म है मेरे साथियों, ये है पुनरुक्त युग्म, ठीक है। क्या है, पुनरुक्त युग्म है। तो सेम वर्डों का आपका जो युग्म होगा यहाँ पर वन वन, वो पुनरुक्त हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7वां, इनमें शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी बताना है आपको, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक कमेंट दबा के कीजिए आप लोग, सब लोग, ठीक है ना। कमेंट कीजिए और देखना चाहूँगा कि किन किन लोगों का जो है आंसर सही निकलता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कृशांगी, ठीक है। कृशांगी जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट भरे मनमोदक से कब, पेट भरे मनमोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ है। मतलब मनमोदक से पेट कब भरता है, कहने का आशय ये हुआ है, ठीक है। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है, कह रहे हैं कि केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना, ठीक है। हम अपने दिमाग में कई सारी जो है कल्पनाएं करते रहते हैं कि अब हमारा पुलिस का एग्ज़ाम है, हम एग्ज़ाम अच्छी हमारी तैयारी चल रही है और आगे चल के हम पुलिस में हो जाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है ना। कई सारी जो है कपोल कल्पनाएं करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सोचने मात्र से वो चीज़ें आप अचीव नहीं कर सकते हैं दोस्त, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए ये लोकोक्ति कही कि पेट भरे मनमोदक से कब, यानी मनमोदक से पेट नहीं भरता, यानी मन की जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं उनसे कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। चलिए 9वां देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो सा हा डी जो ऑप्शन है मेरे साथियों वो राइट हो जाता है। 10वां देखते हैं। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो पहला जो वर्ड है तेजस्वी, इसको पढ़कर आपको क्लियर हो गया होगा कि तेजस्वी जो है लालू प्रसाद यादव के बेटे का नाम है, तो ये पुल्लिंग ही होगा, ठीक है। और स्त्रियों वाला नाम तो रखा नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी तपस्विनी, नी, हंसनी और परोपकारिणी ये आपके स्त्रीलिंग हैं। करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए तेजस्वी। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। आप जो है कह रहे हैं कि सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो आप यानी आप, ये हम अपने लिए यूज करते हैं, मैं, हम, ये सब आपके निजवाचक हो जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए, यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, सेशन अच्छा लगता है तो दोस्त दबा के लाइक कर दिया करें और एक शेयर भी कर दिया करें, ताकि हमारा भी जो है वो क्या होता है, हौसला अफजाई होती है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखने आते हैं, ठीक है, लाइक नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है। और कई लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि दोस्त थोड़ा बहुत हमारा भी सपोर्ट करते चलिए। दूसरा है कि 12वां क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में आपका विशेषण है, संख्यावाचक होगा नहीं, सार्वनामिक है नहीं है, तो इसमें जो है वो गुणवाचक विशेषण है। धुंधला कैसा है, गुणवाचक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन, क्रिया चुनना है। मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती है, ठीक है। क्रिया बताना है यहाँ पर। तो बनाना, ठीक है, बनाती है, तो बनाती है जो है आपका क्रिया हो जाएगा। किसी कार्य को करना क्या हो जाएगा, वो क्रिया होगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन। उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा जो है उपसर्ग है, ठीक, परसर्ग है। तो परसर्ग का अर्थ होता है
ये जो आपके कारक होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, परसर्क कहते हैं, ठीक है ना। कारक को हम लोग परसर्क कहते हैं, तो कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, मतलब उस जगह पर, अर्थ यही हो गया ना, उस जगह पर। तो पर, मैं पर किस में आता है, आपका मैं पर जो है वो अधिकरण में आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15वां देखेंगे, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, ठीक है, तो यहाँ पर काल होगा आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। अव्यय जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव न पड़ता हो ऐसे शब्दों को हम लोग अव्यय कहते हैं, ठीक है, या अभिकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अव्यय जो होगा वो होगा क्या, भर। सी जो ऑप्शन मेरे साथ है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भर हमारा ऑप्शन नंबर सी अव्यय होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन, स्वर्ण शब्द है, स्वर्ण कैसा शब्द है, स्वर्ण, ठीक है, तो स्वर्ण जो है तत्सम है और सोना इसका तद्भव होता है, ठीक है, सोने का तत्सम होगा आपका स्वर्ण। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18वां, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर एक बार इसको कमेंट के माध्यम से सही आंसर बताएं। तो अट्टालिका का जो तद्भव होता है वो होता है अटारी। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी। विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द इसमें से कौन सा है, तो जूता आपका देसी हो गया, वायु और जीव, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जादू जो है वो आपका विदेशज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपड़ा का पर्याय बताना है, ठीक है, तो कपड़ा के पर्यायवाची आप जानते हैं, चीर, पट, वसन, वस्त्र, ठीक है, तो वसन यहाँ पर दिया है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुछ तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब ये है इप्सित शब्द का विलोम है, 21वां क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है, तो बताइए आप लोग। आपसे भी हमारी कुछ अपेक्षाएं रहती हैं कि आप भी आंसर कर दिया करें। इप्सित शब्द का विलोम है, क्या होगा इप्सित शब्द का विलोम, तो इप्सित का जो विलोम होता है मेरे साथियों क्या होगा, अनिप्सित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। 22वां देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं, गेह के, ठीक, तो तम, तमस, तिमिर ये अंधकार के हो गए, ठीक है। सभा, परिषद, गोष्ठी, ठीक है, ये आपके सभा के ही कह सकते हैं इसको, ठीक है। सदन, भवन, निकेतन, ये आपका यहाँ पर सी जो है मेरे साथी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंचन, हेम, स्वर्ण ये सोना के होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। गौर करने वाली बात है यहाँ पर है जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो परदेश से आने वाला हो या एक और दूसरा कभी कभी पूछ लेते हैं परदेश से आया हो, ठीक, जिसका पति परदेश से आया हो तो उसके लिए तो होता है आगत पति का, ठीक है। जिसका पति परदेश से आया हो तो उसको कहते हैं आगत पति का, लेकिन यहाँ कह रहे आने वाला हो, अभी आया नहीं है, तो वो हो जाएगा आगामिष्यत पति का, ठीक है। तो डी जो है वो मेरे साथियों यहाँ पर करेक्ट हो गया, इसको थोड़ा आपको याद रखना है। चलिए 24, सदवा शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा, सदवा शब्द के लिए, सदवा शब्द के लिए जो है वाक्य क्या होगा, तो सदवा वो स्त्री कहलाती है जिस स्त्री का पति जीवित हो, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको मिल गया वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो वो आगत पति का, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। चलिए 25 देखेंगे, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो गूलर का फूल होना मतलब गूलर का फूल देखा तो है नहीं किसी ने, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि होता है भाई, तो मतलब गूलर का फूल होना एक दुर्लभ वस्तु होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
26वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि कह रहे हैं कि कक्ष का अर्थ है, कक्ष का अर्थ क्या होगा? तो कक्ष एक तो आपका कमरा को कहा जाता है और साथ ही कांख को भी कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है मेरे साथी, वो करेक्ट हो गया। अपमान में उपसर्ग है, अपमान में उपसर्ग क्या है? तो अपमान में यहाँ पर उपसर्ग होगा आपका, उपसर्ग जो है वो आगे लगते हैं, ठीक है, और प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो अप यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 28वां, गुडा किस का संधि विच्छेद है? अच्छा, इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, ठीक है। गुडा केश का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जो भाई सही बताएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि भाई आप लोग जो है पूरे मनोयोग से तैयारी कर रहे हैं। देखता हूँ कौन कौन सही बताता है। चलिए मैं तो बता ही देता हूँ। गुडा केश का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका गुडाका प्लस ईस। सी जो यहाँ पर है मेरे साथी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां देखेंगे, निम्न में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का यहाँ पर उदाहरण आपको बताना है। राजकुमार होगा नहीं, ठीक है। पीताम्बर जो है वो आपका कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो पीत है जो अंबर या पीला है जो अंबर, उसको हम लोग कहेंगे क्या? पीताम्बर। साथ साथ ही आपका बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है, ठीक है, बहुब्रीहि समास का भी है, ठीक है। क्योंकि पीताम्बर किसको कहा जाता है? जो पीले वस्त्र धारण करता हो, अर्थात कौन? भगवान कृष्ण को पीताम्बर कहा गया है। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय का जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30वां क्वेश्चन, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है आपको, ठीक है। तो मैंने नहीं होगा, अशुद्ध अंश हो जाएगा आपका यहाँ पर, मैंने ही होगा, ठीक है। मैंने ना होकर क्या होता है? मुझे विद्यालय जाना है। करेक्ट होता है आपका मुझे विद्यालय जाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, विरुद्धार्थी मतलब उसका विरोध या अपोज करने वाला शब्द क्या होगा? तो गति, ठीक है, गति का अपोज करेगा क्या? मंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 35, विचित्र के 3 समानार्थी दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर विचित्र के कौन कौन से समानार्थी हैं? विलक्षण होता है, ठीक है, विचित्र या कहते विलक्षण प्रतिभागा ध्वनि है, अनूठा भी होता है, भिन्न भी होता है, ठीक है ना, मतलब सबसे अलग होगी। रहस्यमय ये आपका विचित्र का जो है समानार्थी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए 36, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। चलिए पढ़ते हैं वाक्य को। गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, या नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नहीं था, सत्य या नहीं, सत्य और, ठीक है, सत्य और अहिंसा होना चाहिए था। तो दूसरा जो यहाँ पर आपका वाक्य है उसमें थोड़ी त्रुटि हो गई है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 37, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही वर्तनी आपको इसमें से कौन सी लग रही है आपके अनुसार? मैं तो बता ही रहा हूँ। राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, विभीषिका। विभीषिका यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो हिंदी का आपका यहाँ से पोर्शन ख़त्म होता है। हम शुरू करते हैं अब यहाँ से सामान्य ज्ञान का, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बने रहें, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखते चलें। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो अगस्त 2023 में, ठीक है, 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये आपका कोरोना का जो पीरियड था तब से ये आपके वर्चुअली होने लगे थे, है ना। वर्चुअली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने लगा था, लेकिन पहली बार जो फिजिकल इसको अटेंड किया है कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, तो वो 2023 का हुआ था आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 39 देखेंगे।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी, प्रति वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 देखते हैं। 40 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ जो हैं वो मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा जो नदियाँ हैं वो मिलती हैं आपकी देवप्रयाग में। कहाँ मिलेंगी साथियों? देवप्रयाग में मिलती हैं। और ये जो देवप्रयाग है आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तराखंड में है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा आपकी देवप्रयाग में मिलेंगी। 41 में देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक जो है भारत में वो आपकी आयोजित की गई थी ये मुंबई में, ठीक है ना। इससे पहले एक और बैठक हुई थी 86वीं, ठीक है, 86वीं हुई थी, तो वो हुई थी आपकी कहाँ पर? नई दिल्ली में। और अभी वाली मुंबई में 2023 वाली, तो आपको ये याद रखना है। 42 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है आपकी, काफ़ी इजी है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, गन्ना होती है। 43 उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर किस जिले में है? ठीक है, तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है आपका वो कहाँ पर है? तो ये आपका शिमला में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। लेकिन इसकी एक ब्रांच जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? मेरठ में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यदि ये पूछा जाए केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना है शिमला, ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश। लेकिन यूपी की पूछा जाए तो इसकी एक शाखा जो है मेरठ में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और ऐसी इसकी 7 क्षेत्रीय शाखाएं हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग राज्यों में आपको मिलेंगी। 44वां किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो महाबलीपुरम मंदिर का जो निर्माण है, ठीक है, वो कौन से राजवंश के द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था आपका पल्लव राजवंश के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा होमवर्क आपको भी देता चलता हूँ, ठीक है। चलिए, जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहाँ अभ्यास आग्नेय शस्त्र वन का जो है आयोजन किया गया? जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहाँ अभ्यास आग्नेय शास्त्र फर्स्ट का जो है आयोजन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर मेरे साथ वो है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी लद्दाख में, ठीक है। कहाँ किया गया था? पूर्वी लद्दाख में किया गया था। 46 देखेंगे। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, ठीक है। तो मोटर गाड़ियों में हमें एक ऐसे दर्पण की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपको इमेज कैसी दिखती हो? सीधी दिखती हो और पीछे का जो है पूरा विजन हमें मिल जाए, ठीक है। पीछे कोई वस्तु है, जैसे गाड़ियों में ड्राइवर उसको देखता है तो उसका पूरा विजन मिल जाए, पीछे का पूरा अवलोकन कर सके वो, तो उसके लिए हम लोग कौन से मिरर का उपयोग करते हैं मोटर गाड़ियों में? बताएं आप लोग। ये किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो आपका सीधी इमेज बनाता है, साथ ही छोटी बनाता है, ठीक है, जिससे कि उसमें सारी चीज़ें समाहित हो सकें। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 47 हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप में सोख लिया जाता है? तो ये खनिज तत्वों का सर्वाधिक सोख लिया जाता है आपका कहाँ पर? ये छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत जो है वो आपकी ऐसे एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्प्रिंग नुमा आपको स्ट्रक्चर इसका दिखता होगा। आपने जब भी बॉडी पार्ट्स देखे होंगे तो ऐसे 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 करके होती है। और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 6 मीटर होती है, ठीक है ना। लंबाई इसकी कितनी हो सकती है?
6 मीटर इसकी लगभग लंबाई होती है। और ये जो है लंबाई के हिसाब से हमारे शरीर का एक ये कैसे सबसे बड़ा अंग हो गया जी, ठीक है, लेंथ के हिसाब से। तो ये जो छोटी आंत है ये सर्वाधिक खनिज तत्वों को सोख लेती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो आयोजित हुआ था वो हुआ था आपका शिलांग में, ठीक है, शिलांग में हुआ था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, 49वां भारतीय संविधान कैसा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो भारतीय संविधान जो है वो आपका अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 50वां, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बांके बिहारी जी का जो मंदिर है मेरे साथियों वो है कहाँ पर? वृंदावन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 51 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 21 फरवरी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हर वर्ष ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। और 2023 में इस दिवस की जो थीम थी पूछी जा सकती है, तो 2023 में इस दिवस की थीम थी आपकी मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, ठीक है, ये इसकी थीम थी। राइट आंसर हो गया यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। 52, विटामिन B3 या जिसको नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? B3 की कमी से जो रोग होता है या नियासिन की कमी से रोग होता है वो होता है पिलाग्रा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिलाग्रा। चलिए, 52, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। जवाहर तारामंडल कह रहे हैं कि कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज में स्थित है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 54वां देखेंगे, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं, ठीक है, अंतःस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी भी होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका अग्न्याशय, ठीक है। अग्न्याशय जो है आपकी क्या बोलते हैं उसको, लीवर, हिंदी में बोला जाएगा इसको यकृत, ठीक है। यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद दूसरे नंबर की आती है आपकी अग्न्याशय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कैसी है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के कार्य ये करती है। चलिए, 55वां, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर, ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी कराया है, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि विरूपाक्ष जो मंदिर है वो कहाँ पर है। यदि पता है तो कमेंट जरूर करते चलें साथियों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में है। 56, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो नहर खुदवाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। 57, दिसंबर 2023 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2023 का जो है कह रहे हैं कि व्यास सम्मान किसे मिला है? करेक्ट आंसर में साथियों ऑप्शन नंबर ए, पुष्पा भारती को। याद रखना है किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है 2023 का आपका व्यास सम्मान, ठीक है। और पुष्पा भारती को उनका एक संस्मरण है, संस्मरण क्या, यादें और यादें, ये इनका संस्मरण है। इसके लिए इनको व्यास सम्मान 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है ना। चलिए,
ये 33वां, यदि 32वां पूछा जाए, 32वां मिला था किनको? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। 32वां किसे मिला था? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। इनका एक उपन्यास था पागल खाना के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। उरई जो है जालौन का मुख्यालय है, ये सही हो गया। भदोई ज्ञानपुर। कुशीनगर का कह रहे कि कौशाम्बी, ये गलत हो गया। सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो पडरौना में है। कहाँ पर है? पडरौना। चलिए बाकी ये हो गया। सी जो है मेरे साथी वो करेक्ट हो गया। 58 देखते हैं। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका मिला था किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और साहित्य के विषय के लिए दिया गया था। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? किसको दिया गया था? प्रथम नोबेल पुरस्कार भारत का मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो होता है आपका 6 वर्ष के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या होती है वो 250 होती है। कितनी? 250। और इसके जो है सदस्य होते हैं वो कितने? लगभग 1/3 सदस्य 2 वर्ष की अवधि में, 2 वर्ष की समाप्ति पर आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए, मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो मनी बिल की जो परिभाषा दी गई मेरे साथी वो किस में दी गई है? आर्टिकल 110 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 62। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? नोएडा जो है कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो नोएडा हो गया आपका कहाँ पर? गौतम बुद्ध ज़िले में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 63। झूम किसे कहते हैं? झूम क्या है? कह रहे एक लोक नृत्य नहीं है, एक नदी घाटी का नाम नहीं है, खेती की पद्धति है। ठीक है, एक झूम खेती की पद्धति है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ठीक है, तो कहाँ पर लगता है? हाजी आरिफ अली शाह की मज़ार पर मेला ये लगता है आपका देवा शरीफ बाराबंकी में। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि देवा शरीफ जो मेला है वो आपका कहाँ लगता है? तो कहाँ पर? बाराबंकी में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 65 देखते हैं। अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ किया था? ठीक है, मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी, मिशन शक्ति आपका ये जो अभियान चल रहा है उसमें इन्होंने एक और नए अभियान का शुरुआत करी थी मिशन महिला सारथी की। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था वो अयोध्या से किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अयोध्या से शुरू किया गया। ठीक, और ये जो मिशन महिला सारथी है ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रोग्राम है। ठीक है, और इसमें क्या है? इसके तहत जो है एक नई शुरुआत की गई है, एक नई पहल की गई है कि जो परिवहन निगम की जो बसें हैं, ठीक है, बसें हैं उसमें चालक जो होंगी वो कौन होंगी? महिलाएं चालक होंगी, और साथ में परिचालक भी महिलाएं ही होगी। तो इसका ये उद्देश्य है कि जो है महिला सशक्तिकरण या महिला सम्मान, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, आपका महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये मिशन शुरू किया गया है। चलिए 66। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास है? ठीक है, तो नए राज्यों को शामिल करने के लिए, ठीक है, या नए राज्य बनाने के लिए, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए यदि किसी के पास ये राइट है तो वो है कौन? संसद के पास है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 67। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो संक्रमण नहीं फैलता है इनमें से आपका
सिरोसिस जो रोग है ये आपका लीवर में होता है, ठीक है। और जो व्यक्ति ज़्यादा शराब पीते हैं तो उनका इससे डैमेज जो है लीवर वो है क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसको हम लोग सिरोसिस रोग कहते हैं। और ये जो रोग है आपका ये संक्रमित नहीं है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलता है। जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में, उसको इन सब रोगों से जो है जूझना पड़ता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। राइट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी। चलिए 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? पहाड़ी दर्रे जो हैं उनके संदर्भ में कह रहे कि कौन सा सही है? कह रहे हैं कि बॉमडीला हिमाचल प्रदेश। गलत है भाई, बॉमडीला आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। बॉमडीला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला कह रहे हैं कि नाथुला कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में बता रहे हैं, जबकि नाथुला है आपका सिक्किम में। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में। लिपू लेक को उत्तराखंड बता रहे हैं, ये करेक्ट है। लिपू लेक जो दर्रा है आपका उत्तराखंड में, रोहतांग को इन्होंने सिक्किम बता दिया, रोहतांग को सिक्किम बता दिया, तो रोहतांग जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। 70वां क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डॉट के बीच फैला हुआ है। मतलब मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो किन किन के बीच फैला हुआ है? तो ऑप्शन है हमारा पहला वाला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं तो आपका पूर्व तो वैसे भी नहीं आना, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में ये अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है? कह रहे गोंड, थारू, जौनसारी। ये गलत हो गया, संबंधित है होना चाहिए यहाँ पर। गोंड, थारू, जौनसारी ये सभी आपकी उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित है कह देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा फिर, ठीक। ये गलत हो गया, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए भाई मिलाते हैं इनको, साथ साथ मिलाएंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने, ब्रह्म समाज की करी थी आपकी राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा वेद समाज की जो स्थापना है वो की थी आपकी केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू। और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो सी आपका चौथा हो गया, ठीक। चलिए बी आ जाएगा, बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? तो आनंद मठ में जो है आपका है सन्यासी विद्रोह का यहाँ पर आपको उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कहानी बताई गई है वो 1763 से लेकर आपका 1800 तक की इसमें कथानक जो है, ठीक है, इसके बारे में इसको बताया गया। और ये सन्यासी विद्रोह जो चला था उससे संबंधित जानकारी आपको इसमें मिलती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 74। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? सही मेल कह रहे असहयोग आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नहीं भाई MK गांधी, ठीक है। तो ये तो वैसे भी नहीं है। स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर बता रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन भी आपका नहीं होगा, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी गलत हो गया, ठीक। तो ये चला गया, ये चला गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है ये सही है, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। और स्वराज पार्टी की स्थापना महात्मा गांधी, ये नहीं करी थी इनने, ठीक है। तो ये जो है 4 गलत और सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। स्वराज पार्टी का जो गठन किया था वो मोतीलाल नेहरू ने किया था, मोतीलाल नेहरू,
ठीक है। और कौन थे इसमें साथ इनके? चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, है ना। और असहयोग आंदोलन आपका गांधी जी के सहयोग में हुआ, गांधी जी ने शुरू किया था। और स्वदेशी आंदोलन किए ये प्रमुख आलोचक रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग इस शानदार सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, ठीक है। तो निर्धनता का जो दुष्चक्र है, इसकी जो अवधारणा दी थी वो दी थी आपकी नर्कसे ने। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो सेशन है पूरा काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो दबा के लाइक शेयर कीजिए, और कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।